राधे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4, जिसे हम नाम देंगे राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट। उनको हम सक्सेसर स्टेट भी बोल सकते हैं और हिंदी में इसके अनुवाद करें तो ये होता है स्वायत्त राज्यों का उदय। स्वायत्त क्या मतलब होता है, मतलब स्वायत्त का अर्थ क्या हुआ? स्वायत्त का अर्थ वो हो गया जो कि अपने द्वारा शासन किए गए राज्य हैं। एक्चुअली में जब मुगल शासन देश पर जब राज कर रहे, मतलब मुगल शासन का काल चल रहा था, उस समय मुगल सम्राट के कुछ सूबेदार या गवर्नर ने कुछ राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करी, जिनका अर्थ था कि वो अपना शासन खुद करेंगे। वो कहने के लिए खुद का शासन था, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें इंटरफेयर मुगल शासनों का था, क्योंकि जो मुगल सूबेदार या सम्राट गवर्नर हुआ करते थे, उनका कार्य इन चुने हुए राज्यों से रेवेन्यू कलेक्ट करना और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस करना था। ऐसे राज्य मुख्यतः 3 हुए, वो थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये जो सूबेदार हुआ करते थे वो समय समय पर उन राज्यों में पॉलिटिकली या प्रशासनिक तौर से फेरबदल करते रहते थे। जितना मन होता था अपनी मर्जी से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, यानी कि राजस्व वसूला करते थे, और वो उसको दिल्ली में बैठे मुगल शासन को पेशकश या नजराने के रूप में पेश किया करते थे। तो अब हम इन्हीं राज्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इन राज्यों में उस समय कौन कौन से रूलर या शासक हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में सबसे पहले जो नवाब थे वो थे मुर्शिद कुली खान। फिर अवध के जो नवाब थे वो थे सादत खान, उनको हम बुहरान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा था हैदराबाद, जिसके निज़ाम जो हुआ करते थे वो थे निज़ाम उल मुल्क, उसे हम असफ जहाँ के नाम से भी जानते हैं। इन प्रोविंसेस क्षेत्रों के जो रूलर हुआ करते थे, यानी कि इन प्रांतीय या इन स्वायत्त राज्यों के जो रूलर थे, जैसे कि मैं पहले बता रही हूँ, उसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था या जितना भी राजस्व इकट्ठा होता था वो दिल्ली में बैठे मुगल शासक को पेशकश या नजराने के रूप में देते थे, वहाँ सौंपते थे और अपनी एक तरीके से भागीदारी उनको बता दिया करते थे। अब यहाँ पर 2 शब्द निकल कर आते हैं जिनको हम आगे भी बार बार डिस्कस करेंगे, उनका हम अर्थ यहाँ पे देखेंगे। वो 2 शब्द हैं, 2 टर्म्स हैं, निज़ामत और दीवानी। जो निज़ामत है उसका अर्थ होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक संबंधी जो कार्य हैं या प्रशासनिक संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो निज़ामत के अंडर आएंगे। और दीवानी हम बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल, यानी कि आर्थिक कार्यों से संबंधित जो डिपार्टमेंट रहेगा उसे हम दीवानी कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसी पहले सक्सेसर स्टेट की, जो है बंगाल, जो कि अब के समय में वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाया जाए तब उस समय का बंगाल क्षेत्र हुआ करता था।
उस बंगाल में, उस समय के बंगाल क्षेत्र पर जो सबसे पहले जो नवाब रहे बंगाल के, वो थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को 1717 में उस समय के रहने वाले मुगल शासक फर्रुखशियार ने गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था और मुर्शिद कुली खान ने ही शहर मुर्शिदाबाद की स्थापना करी थी। उसके बाद जो अगला बंगाल का नवाब था वो था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का जो कार्यकाल रहा वो 1740 से 1756 तक का रहा। अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हराया था और उसको हराने के बाद में 1740 में बंगाल की गद्दी हासिल करी थी। उसने 1751 में मराठा सम्राट रघुनाथ राव के साथ में एक ट्रीटी साइन करी और उस ट्रीटी के जरिए वो मराठाओं को अपने खिलाफ कंट्रोल, अपने खिलाफ युद्ध करने से उनको कंट्रोल कर सका। उसके बाद अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो अपनी छोटी बेटी के पुत्र मीर कासिम सिराजुद्दौला को अगले बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त कर गया था। तो यानी अलीवर्दी खान के बाद में जो अगला जो बंगाल का नवाब रहेगा वो है सिराजुद्दौला। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिराजुद्दौला की, सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल रहा था वो 1756 से लेकर 1757 तक रहा। सिर्फ उसने 1 साल के लिए बंगाल की गद्दी संभाली थी, क्योंकि अलीवर्दी खान ने उसको डायरेक्ट बंगाल की गद्दी सौंप दी थी, जिसके कारण उसके मुख्यतः 3 दुश्मन उसी की सेना से हो गए थे, जिसमें कि पहला था उसका डिप्टी गवर्नर पूर्णिया शौकत जंग, दूसरा था उसी की आंटी जो उसी की काकी हैं घसीटी बेगम, और तीसरा था उसका आर्मी कमांडर मीर जाफ़र। ये उसके मुख्यतः दुश्मन की लिस्ट में आ गए थे, क्योंकि उसको डायरेक्टली बंगाल की गद्दी सौंप दी गई थी। अब क्योंकि सिराजुद्दौला ने बंगाल की गद्दी संभाल ली थी, उसी बीच में ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिससे कि ब्रिटिशर्स ने अपनी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ बंगाल में लगा दी थी, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने उनकी फैक्ट्रीज़ पर उनके खिलाफ एक्सपीडिशन करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया। और सबसे पहले एक्सपीडिशन किया उसने बंगाल के कासिम बाज़ार में, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने जो कलकत्ता में विलियम फोर्ट है वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी तोपें और अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया। ये घटना थी 15 जून 1756 में, जिससे कि जो सिराजुद्दौला था उसको भयंकर गुस्सा आया, यानी कि वो बहुत एग्रेसिव हो गया और उसने ब्रिटिशर्स को बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में, सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के साथ में एक जंग लड़ी, जिसे हम कह सकते हैं कि उस जंग में सिराजुद्दौला की जीत हुई और ब्रिटिशर्स को कलकत्ता छोड़कर जाना पड़ा और उनको हुगली नदी पर जो फॉल्ता एक आइसलैंड है वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ का रिटेलिएट किया, यानी ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला पर दोबारा से आक्रमण करने का पूरा प्लान किया और उसको 3 तरफ से घेरने की प्लानिंग करी। और उस जंग के लिए, यानी अब जो ब्रिटिशर सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक करने वाले थे, उसमें ब्रिटिशर्स का साथ देता है सिराजुद्दौला का ही आर्मी कमांडर मीर जाफ़र, जिसमें कि
सिराजुद्दौला की मृत्यु हो सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, जिसमें कि 23 जून 1957 में एक युद्ध होता है ब्रिटिशर और सिराजुद्दौला के बीच में। इसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। इसकी घटना से पहले हम क्योंकि कह रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून 1957 में 1957 में, क्योंकि उसके पीछे भी ब्रिटिशर्स का एक रिटेलिएट करने का एक रीज़न ये था कि एक तो कलकत्ता से उनको खदेड़ा था, उससे 2 दिन पहले ही सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के 146 सैनिकों को 18/14 के एक कमरे में दम घुटने तक, उनके मर जाने तक, उनकी मृत्यु होने तक बंद रखा। हालांकि उन 146 सैनिकों में से 23 सैनिक, जब वो कमरा खोला गया तो 23 सैनिक बच पाए थे, बाकी सब मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। उस ट्रेजिडी को हम ब्लैक होल ट्रेजिडी भी कहते हैं, जो कि 20 या 22 जून के मध्य ये ट्रेजिडी हुई थी, यानी कि प्लासी के युद्ध से 1-2 दिन पहले। तो ये भी एक कारण था ब्रिटिशर्स का रिटेलिएट करने का। उसके बाद सिराजुद्दौला को एक ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें कि ये सिराजुद्दौला को हारने के बाद में गद्दी छोड़नी पड़ जाती है। और जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि मीर जाफ़र ने उनका साथ दिया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, बंगाल को मीर जाफ़र के हाथ सौंप देते हैं। यानी कि अगला नवाब जो बंगाल का बनता है वो है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र का जो कार्यकाल रहता है वो 1757 से 1760 तक का रहता है, जिसमें कि मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का जैकॉल भी कहा गया, क्योंकि मीर जाफ़र के समर्थन से ही सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाया गया था। उसके बाद मीर जाफ़र ने साइलेंटली डचेस के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ट्रीटी साइन करी, जिससे कि ब्रिटिशर्स को इसकी भनक पड़ जाती है और वो मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी से हटा देते हैं और उसकी जगह पर उसी के दामाद मीर कासिम को अक्टूबर 1760 में बंगाल का अगला नवाब नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि अब मीर जाफ़र के बाद में जो बंगाल का अगला नवाब रहेगा वो है मीर कासिम। मीर कासिम जो कि अगला बंगाल का नवाब रहता है, जिसका कार्यकाल 1760 से 1763 के बीच में रहता है। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी। उसके बाद उसने अंग्रेज़ों के हाथों से चित्तगोंग, बर्दवान और मिदनापुर छीन लिया था, जिसका जो ब्रिटिशर्स थे वो मीर कासिम के विद्रोह में आ गए थे। मीर कासिम ने उनको मजबूर कर दिया कि वो और भी अपनी फैक्ट्रीज़ को यहाँ से हटाएं। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बिना किसी सलाह के, बिना किसी से पूछे, बंगाल में जो ट्रेड चल रहा था उससे कस्टम जो ड्यूटीज़ थी वो हटा दी थी, जिसका मीर कासिम ने रिटेलिएट भी किया था। उसके बाद उसने जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, उनके साथ में एक ट्रीटी बनाई, एक ट्रीटी साइन करी, एक अलायंस बनाया और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग लड़ता है। इनको मिला के यानी कि एक सहयोगी शुजाउद्दौला को लिया और शाह आलम द्वितीय को लेकर एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग लड़ता है। और उस समय ये
जो ब्रिटिशर्स की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, और उस समय जो जंग होती है वो है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ी जाती है, जिसमें कि मीर कासिम की हार होती है। और उस हार के बाद जो मुग़ल शासक शाह आलम थे वो मीर कासिम को आग्रह करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी साइन कर ले। तो उस समय जो ट्रीटी साइन करता है मीर कासिम ब्रिटिशर्स के साथ, वो है इलाहाबाद की संधि, जिसे हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। पहली संधि हुई थी 1764 में, और दूसरी संधि 1765 में वो भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से ही थी। यानी मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स के साथ लगातार 2 संधियां करी, जो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से, एक 1764 में और एक 1765 में। जो इलाहाबाद की पहली संधि थी यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1764, वो शाह आलम ने शांति प्रस्ताव के रूप में फोर्स किया मीर कासिम को कि वो शांति रखने के लिए, यानी कि एक तरीके से पीस बनाने के लिए वो ट्रीटी की गई थी। लेकिन जो दूसरी ट्रीटी थी इलाहाबाद की, जो कि 1765 में थी, वो शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में की गई थी। उसके बाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी से हटा दिया गया और दोबारा से बंगाल की गद्दी पर मीर जाफ़र को बिठा दिया गया, जिसका कार्यकाल 1763 से 1765 तक रहा। मीर जाफ़र ने क्योंकि साथ दिया था अंग्रेज़ों का, इसीलिए उसको मीर कासिम को हटा के दोबारा से मीर जाफ़र को ही बिठा दिया गया। उसके बाद जो अगला बंगाल का नवाब था वो था नज़म-उद-दौला। नज़म-उद-दौला का जो कार्यकाल रहा वो 1765 से 1766 के बीच रहा। उसी के कार्यकाल में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी मनमानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो पॉलिटिक्स में अपना इंटरफेरेंस शुरू कर देते हैं। यानी कि अब वो एक नया सिस्टम लेकर आते हैं जो कि है ड्यूअल या डबल गवर्नमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के मुताबिक, जो कि हम दो टर्म हमने पढ़े थे, निज़ामत और दीवानी, तो इस सिस्टम के मुताबिक जो ब्रिटिशर्स थे वो दीवानी अपने पास रखते हैं और जो निज़ामत थी वो नवाबों के हाथ में दे देते हैं। दीवानी, जैसे कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फिज़िकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सब दीवानी के अंडर आता था और जितना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था वो सब निज़ामत के अंडर आता था। और इसके बाद में जो बंगाल के जो सक्सेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ पर अब हमारा समाप्त होता है बंगाल। अब हम नेक्स्ट या अगला जो हमारा सक्सेसर वो रहेगा, राज्य रहेगा या स्वायत्त राज्य है, वो है अवध। तो अवध को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि अवध की लोकेशन क्या है। अवध सबको पता है, यूपी में पड़ता है, अभी तो चर्चा में भी बहुत बना हुआ है। लेकिन जो अवध का रीजन है वो गंगा और यमुना के प्लेन उपजाऊ क्षेत्रों में से आता है। वहाँ पर बहुत सारे धार्मिक चीज़ें के लिए तो अब जाना ही जाता है, बहुत धार्मिक मंदिर और ये सब चीज़ के तो लिए वो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी अवध को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उसके लिए भी वो काफ़ी युद्ध और काफ़ी सारे
उसमें नवाबों का उठाना बिठाना ये सब करते रहते थे। तो उसकी एक तरीके से इम्पोर्टेंस ब्रिटिशर्स की नज़रों में काफ़ी थी। तो अब हम अवध की बात करते हैं। तो सबसे पहले अवध में जो नवाब रहे वो थे सादत खान। सादत खान का जो कार्यकाल रहा वो 1722 से 1739 के बीच में रहा। उसको हम अवध का फाउंडर भी कहते हैं, या फाउंडर से भी यानी अवध की स्थापना उसी ने करी थी। और उसको हम वज़ीर मामलिक असफ जहाँ प्रथम और बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो अवध का अगला नवाब बना वो था सफदरजंग, जिसका कार्यकाल 1739 से 1754 के बीच में रहा। उसके हमेशा जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, यानी कि सेना का जो हमेशा वाद विवाद चलता था, हमेशा जो जंगें लड़ती थी वो बंगेज पठान के साथ चलती थी, और जो हमेशा दोस्ती या कह सकते हैं जो शांति बनी रहती थी वो राजपूत, मराठा और शेख जोहदास के साथ में रहती थी। इसके बाद जो अगला बंगाल का नवाब रहा वो था शुजाउद्दौला, यानी कि सफदरजंग के बाद जो अगला अवध का नवाब रहा वो था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो कि अलीवर्दी खान जो अहमद शाह अब्दाली है उसके साथ अलाइंड होता है, यानी कि उसके साथ गठबंधन करता है और पानीपत की तृतीय जंग लड़ता है, जो कि 1761 में ये जंग होती है और उसमें वो विजयी भी रहता है। इसके अलावा मीर कासिम मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ में और जो वो अलाइन होता है, और बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लड़ता है। इसके अलावा असफुद्दौला सादत अली खान 75 से 97, 75 से 97, 98 से 88। जो अगला बंगाल का नवाब है वो है असफुद्दौला, जिसका कार्यकाल रहा 1775 से 1797। इसने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से हटाकर लखनऊ शिफ्ट कर दी थी, और इसने लखनऊ में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जो कि अभी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ये सब इमारतों का उसने निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगला अवध का नवाब रहता है वो है सादत अली खान। सादत अली खान जिसका कार्यकाल 1798 से 1814 तक रहता है। इसमें जो ये सादत अली खान था उसको हम सादत अली खान द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की उपाधि नवाजी थी। इसको नवाब के तौर पर इसको संबोधित किया था। इसके बाद जो अगला नवाब रहा अवध का वो था गाजी उद्दीन हैदर शाह। गाजी उद्दीन हैदर शाह जिसका कार्यकाल 1814 से 1827 के बीच में रहा। गाजी उद्दीन हैदर शाह को लॉर्ड हेस्टिंग ने बादशाह की उपाधि दी और उसी ने एक वासिका सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद जो अगला नवाब है अवध का वो है नासिरुद्दीन हैदर। नासिरुद्दीन हैदर का जो कार्यकाल रहा वो था 1827 से
1837 के बीच में। इसको यानी कि जो नाज़िरुद्दीन हैदर था, उसको उसके ही दरबार के लोगों ने जहर दे के उसकी मृत्यु कर दी। लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो कि लखनऊ में थे उनका निर्माण करवाया था, जैसे कि तारों वाली कोठी जो कि स्टार्स की स्टडी के लिए इसका निर्माण उसने शुरू किया था। हालांकि वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके बाद आने वाले सक्सेसर ने उस कार्य को कंप्लीट किया। उसके बाद उसका जो अगला नवाब था, यानी कि अवध का जो अगला नवाब रहा, वो था मोहम्मद अली शाह, जिसका कार्यकाल 1837 से 1842 के बीच में रहा। मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा बनवाया, जैसे कि जो असफुद्दीन वो थे, उन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था और इन्होंने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था लखनऊ में। फिर उसके बाद अगले जो नवाब रहे वो थे अमजद अली शाह, जिसका कार्यकाल 1842 से 47 रहा। उसके बाद वाजिद अली शाह जो कि 1847 से 56 रहा, जो कि अवध के आखिरी नवाबों में से थे, यानी कि लास्ट नवाब ऑफ अवध वो वाजिद अली शाह थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने हाथों में ले लिया और एक मिस गवर्नेंस का वहाँ पे आरोप लगा करके डायरेक्टली अपना शासन चलाने लगे। 1856 में पूरी तरीके से अवध ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, यानी ब्रिटिश जो गवर्नर थे, वो लॉर्ड डलहौजी थे। उसके बाद में जो आई वो एक महिला थी और जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व भी किया, वो थी बेगम हज़रत महल, जिनका जो कार्य वो रहा, जो उनका जो कह सकते हैं कि 1857 में उन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जो कि वाजिद अली खान की ही पत्नी थी और 1857 की क्रांति की नेतृत्व करता थी। इस तरीके से अवध की जो कह सकते हैं नवाब जो अवध है वो अब ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाती है। और अब इसके बाद में हम आखिरी सक्सेसर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हैदराबाद। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो कि दक्कन क्षेत्र में जो 6 सूबे बने थे, 6 सूबा बनाए थे मुग़ल शासक ने, मुग़ल एम्पायर में 6 सूबा दक्कन क्षेत्र में बनाए थे, उनमें से एक था हैदराबाद। अब ये 6 सूबे कौन कौन से थे? तो उनमें से थे औरंगाबाद, बीदर, खानदेश, बेरार, बीजापुर और छठा था ये खुद हैदराबाद। जो हैदराबाद की जो फाउंडेशन है वो निज़ामुल मुल्क ने, जिसे हम असफ जहाँ फर्स्ट भी कहते हैं या उसको हम चिन कुलिज खान भी कहते हैं, उस नाम से भी जानते हैं, 1724 में स्थापना करी थी या नींव रखी थी। जो असफ जहाँ है या कह सकते हैं कि निज़ामुल मुल्क है, वो असफ जही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसने नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की यानी कि उसकी जो मृत्यु हो जाती है, उसमें सैयद ब्रदर्स की मृत्यु के लिए नासिर
निज़ाम उल मुल्क को उसके लिए माना जाता है, क्योंकि सैयद ब्रदर्स की मृत्यु के पीछे उसी का हाथ था। हालांकि निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद जब फर्रुखशियार की एसेसिशन होता है, तब निज़ाम उल मुल्क को दिल्ली बुलाया जाता है और उसको उपाधि दी जाती है निज़ाम उल मुल्क बहलोल फत जंग और खाने खानन के नाम से। उसके बाद ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह, यानी नादिर शाह के इन्वेशन के बाद उसको दिल्ली बुला लिया जाता है और उसको असफ जहाँ की उपाधि दी जाती है। उसने एक पुस्तक भी लिखी थी जो कि पर्शियन भाषा में थी, जिसका नाम था सखीस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये सक्सेशन स्टेट हमारा ख़त्म होता है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम जो अगला टॉपिक उठाएंगे वो है वॉरियर स्टेट, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।